है आपका हमारे YouTube चैनल आनंद परमार क्लासेस में। आपको पता है कि आधुनिक भारत की श्रृंखला चल रही है और आधुनिक भारत में मैं आप लोगों को यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा चुका हूं कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियां हमारे भारत देश में आई, कौन सी कंपनी कब आई, किसकी क्या नीतियां थी, किनके बीच क्या युद्ध हुए। अब जो अपना लेक्चर स्टार्ट होगा वो कर्नाटक युद्ध होगा, है ना। तो आधुनिक भारत अपना चल रहा है कि शुरू से आखिर तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को बेटा नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल मिलते रहे डेली। तो अगर आप लोग हमारे ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो आप लोग बेटा ये इस नंबर पर 9575322928 इस पर आप लोग मैसेज कर देना व्हाट्सअप पे, तो आप लोगों को ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, चल बिना देरी किए हम कर्नाटक युद्ध स्टार्ट करते हैं। तो कर्नाटक युद्ध जो है बेटा ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुए हैं। तो अब कर्नाटक युद्ध के बीच में पृष्ठभूमि क्या बनती है, तो टोटल कर्नाटक युद्ध कितने हुए? 3। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों के तीनों कहाँ लड़े गए हैं? तो कर्नाटक में लड़े गए हैं। उसके बाद ये जो आपको ये दिख रहा है, ये वाली जो स्लाइड दिख रही है, इसमें सारांश है, इनके बीच सारांश है कि कौन सा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, किस संधि के तहत ये खत्म हुआ। ठीक है, इनके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से ये 48 है, 1746 से 1748 के बीच हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। 1748 में सेंट थोमे का युद्ध हुआ, इससे तो ये शुरू हुआ और 1748 में ही एक्सला-सेपेल की संधि के तहत ये क्या हुआ, खत्म हुआ। अब ये एक्सला-सेपेल की संधि वगैरह क्या थी, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 को हुआ। ये हैदराबाद के उत्तराधिकार का युद्ध था, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। 1749 में ये अंबूर की लड़ाई से शुरू हुआ था और 1755 में ये पांडिचेरी की संधि से खत्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 था। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। इसमें 1760 में वांडीवास के युद्ध से ये शुरू हुआ था, मतलब आखिरी युद्ध ये हुआ था, और उसके बाद 1763 में पेरिस की संधि से ये खत्म हुआ था। अब इन युद्ध के बारे में विस्तार से अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो समझो, सबसे पहले तीनों कर्नाटक युद्ध कर्नाटक के क्षेत्रों में लड़े गए, इसलिए इन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें कि तीनों युद्ध कर्नाटक के क्षेत्र में लड़े गए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे, देखो इसको समझो। तो 1740 की बात है। 1740 में ऑस्ट्रिया के राजा के मरने के बाद उनका कोई पुत्र नहीं था, तो वो अपनी पुत्री को शासिका बनाना चाहते थे। क्लियर है इतनी बातें, आई बात समझ में। तो 1740 में ऑस्ट्रिया के राजा जो है वो मर गए थे और उनका कोई पुत्र नहीं था, तो वो अपनी पुत्री को शासिका बनाना चाहते थे। तो इस पर मतभेद होने लगे कि लड़की तो राजा बन ही नहीं सकती है, ये शासिका बन ही नहीं सकती है, मात्र कौन बनेगा, लड़का ही बनेगा। अब क्या हुआ, अंग्रेज जो है वो अपने पक्ष का राजा घोषित कर रहे थे और उसके बाद फ्रांसीसी अपने पक्ष का राजा बनाना चाह रहे थे। ठीक है, और भारत में दोनों के बीच व्यापार में मतभेद भी होने लगे। ठीक, तो अंग्रेज जो है वो कहाँ है, मद्रास में, और फ्रांसीसी कहाँ है, पांडिचेरी में। तो इन दोनों के बीच मतभेद होने लग गए। तो इस तरह से अंग्रेज तो जो है मद्रास में बैठे हुए हैं और फ्रांसीसी पांडिचेरी में बैठे हुए हैं। क्लियर है इतनी बातें। दोनों के दोनों ऑस्ट्रिया में अपने राजा बनाना चाह रहे थे। क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, अंग्रेज गवर्नर है जिसका नाम है निकोलस मार्श। ये क्या करता है, मतलब अंग्रेजों का जो गवर्नर है वो निकोलस मार्श है और फ्रांसीसियों का जो गवर्नर है वो है गवर्नर डुप्ले। क्लियर है इतनी बातें। तो अंग्रेजों का जो गवर्नर है वो निकोलस मार्श और फ्रांसीसियों का जो गवर्नर है वो है गवर्नर डुप्ले। ठीक है, ये डुप्ले इज़ वेरी डेंजरस, आगे पता लगेगा। तो युद्ध की आशंका होने पर ब्रिटेन से कमांडर बार्नेट अपनी नौसेना लेकर निकोलस मार्श की सहायता के लिए भारत आ गए। तो भैया क्या हुआ, ब्रिटेन के एक कमांडर थे जिनका नाम था बार्नेट, ये क्या हुआ, ये अपनी नौसेना लेकर भैया निकोलस मार्श की सहायता के लिए आ गए, क्योंकि ये अंग्रेज गवर्नर था। अब भैया डुप्ले भी कुछ ना कुछ करेगा, तो डुप्ले ने क्या करा कि भैया फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो है ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास गया और बोला कि ब्रिटिश युद्ध करना चाहते हैं पर हम तो शांति चाहते हैं, है ना, यही बात समझ में। ये कौन बोला, तो ये डुप्ले बोला। अब क्या हुआ भैया आगे, अनवरुद्दीन के समझाने पर दोनों पक्ष समझ गए और फिर भी लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए डुप्ले को फिर भी आशंका थी कि यार कुछ ऐसा कुछ नहीं हो कि अपनी लड़ाई हो ही जाए, तो अपन एक काम करते हैं, इन्होंने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बार्डनेंस को बुला लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, युद्ध में फ्रांसीसी जो है वो जीत गए और अंग्रेजों के पास क्या था, मद्रास, तो मद्रास पर इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करो, 4 लाख रुपये रख लो, परंतु हमारा मद्रास वापस दे दो। भैया डुप्ले जो है वो महत्वाकांक्षी था, परंतु उसने मना कर दिया। पर क्या हुआ, उसके साथ जो ला बार्डनेस आए थे,
जो आए थे मॉरिशस से, उन्होंने क्या करा कि भैया लॉर्ड बार्डनेस ने 4 लाख की रिश्वत ले ली और मद्रास अंग्रेजों को देकर वापस कहाँ चला गया, मॉरिशस चला गया। ठीक है, तो मद्रास जो छीना था वापस अंग्रेजों को मिल गया। अब भैया डुप्ले अकेला हो गया, तो डुप्ले के अकेले होने पर अंग्रेजों ने वापस क्या छीन लिया, मद्रास छीन लिया। ठीक है, अब भैया फिर वापस डुप्ले जो है वो अनवरुद्दीन के पास गया और अनवरुद्दीन से ये कहा कि आप एक काम करो, अंग्रेजों से युद्ध करने में मेरी मदद करो और मैं मद्रास जीत कर आपको दे दूंगा। ये डुप्ले ने किससे कहा, अनवरुद्दीन से। अनवरुद्दीन राजी हो गया और युद्ध के बाद अनवरुद्दीन ने अपने बेटे महफूज खां को बोला कि जाओ डुप्ले से क्या लेके आओ, मद्रास लेके आओ। अब जब महफूज खां इसके पास मद्रास लेने गया तो डुप्ले ने तो मना ही कर दिया कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है, तुम भग जाओ यहाँ से। क्लियर है इतनी बात है। तो भैया अनवरुद्दीन को गुस्सा आया और अनवरुद्दीन ने डुप्ले से एक युद्ध लड़ा जिसको कहा जाता है सेंट थोमे का युद्ध। ये कब हुआ, 1748। आई होप आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी। क्लियर है इतनी बात है। बिल्कुल विस्तार से कंटेंट है और एक एक चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए बेटा सारी टाइप करवाई हैं। कंटेंट अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहना, है ना, और दोस्तों को जो है लिंक सेंड कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भैया सेंट थोमे का युद्ध हुआ कब, 1748 में। अब क्या हुआ, एक तरफ तो था अनवरुद्दीन, यही बात समझ में, और अनवरुद्दीन जो है इसका बेटा युद्ध लड़ा था जिसका नाम है महफूज खां, और एक तरफ था फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले। ठीक, अब क्या हुआ सेंट थोमे के युद्ध में, तो भैया 1748 में युद्ध समाप्त हुआ। अब इस सेंट थोमे के युद्ध में जो है ये महफूज खां हार जाता है और डुप्ले क्या हो जाता है, जीत जाता है। क्लियर है इतनी बात है। और 1748 में युद्ध समाप्त होता है और एक संधि होती है एक्स-ला-चैपेल की संधि। अब एक्स-ला-चैपेल की संधि क्या बोलती है, तो इसके तहत मद्रास जो है वो अंग्रेजों को वापस दे दिया गया और अमेरिका में एक जगह है लुईवर्थ, ये अंग्रेजों के कब्जे में थी, तो वो किसको दे दी गई, फ्रांसीसियों को दे दी गई। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये सेंट थोमे के युद्ध से स्टार्ट हुआ था और ख़त्म किस युद्ध मतलब किस संधि से हुआ, एक्स-ला-चैपेल की संधि से। अब जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है तो इसके परिणाम क्या निकले, तो डुप्ले को अब पता लग गया था कि भारतीय लोग अनुशासित नहीं है और उनके कार्यों में हस्तक्षेप करके या उन्हें लड़ा के हराया जा सकता है कि फूट डालो और राज करो की नीति। इसी का फायदा डुप्ले ने भी उठाया और यूरोपीय कंपनियों अंग्रेज भी उठाई है। ठीक है, यही बात समझ में। अब अपन बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये 1749 से 1754 तक चलता है। अब ये युद्ध क्यों हुआ, तो इसके पीछे का मेन कारण था कर्नाटक के एवं हैदराबाद के उत्तराधिकार का युद्ध। अब भैया कर्नाटक के जो है नवाब मतलब कर्नाटक के जो राजा थे वो भी मतलब मर गए थे, तो वहाँ भी उत्तराधिकार का लड़ाई चल रहा था, और हैदराबाद के निजाम भी जो है वो भी मर गए थे बेटा, तो वहाँ भी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो देखो इसको समझते हैं। यह कर्नाटक और हैदराबाद का युद्ध था। कर्नाटक के एक नवाब थे जिसका नाम था दोस्त अली। उनकी मृत्यु के बाद एक तो अनवरुद्दीन का नाम सामने आया और एक चंदा साहब का नाम सामने आया। ठीक है, तो अनवरुद्दीन की मतलब माफ़ कीजिएगा, कर्नाटक के नवाब जो है वो दोस्त अली थे और इनकी मृत्यु के बाद 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया राजा बनने पर, एक अनवरुद्दीन और एक चंदा साहब। ठीक है, अनवरुद्दीन कौन था, तो ये तो दोस्त अली का बेटा ही था जो अंग्रेज़ों की तरफ था। अनवरुद्दीन जो है ये अंग्रेज़ों की पार्टी में था और उसके बाद इस अनवरुद्दीन का एक बेटा भी था जिसका नाम था मोहम्मद अली। ठीक है, महफूज खां तो हार गया है, तो इसका बेटा कौन है बेटा, मोहम्मद अली। चंदा साहब जो है ये भैया दोस्त अली के क्या थे, मित्र थे जो फ्रांसीसियों की तरफ थे। तो एक तरफ था अनवरुद्दीन जो अंग्रेज़ों की तरफ था और एक तरफ था चंदा साहब जो फ्रांसीसियों की तरफ था। ठीक है, अब क्या हुआ, हैदराबाद में अब हैदराबाद की बात सुन लो कि हैदराबाद में निजाम आसफ शाह जो है निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद वहाँ भी उत्तराधिकार का युद्ध आ गया। अब इसमें 3 नाम सामने आएंगे, एक तो है नासिर जंग, एक मुजफ्फर जंग और एक सनावत जंग। इन तीनों का नाम सामने आया। नासिर जंग कौन था, तो नासिर जंग जो है वो निजाम का पुत्र ही था जो किसके साथ था, अंग्रेज़ों के साथ था। एक था मुजफ्फर जंग, ये निजाम का भतीजा था और ये किसकी तरफ था, ये फ्रांसीसियों की तरफ था। तो एक था नासिर जंग जो निजाम का पुत्र ही था, एक था मुजफ्फर जंग जो निजाम का भतीजा था और एक था सनावत जंग जो निजाम का दूसरा पुत्र था, परंतु ये युद्ध में शामिल नहीं हुआ, इसको राजगद्दी चाहिए थी ही नहीं। ठीक, तो क्या हुआ, 1749 में एक लड़ाई होती है जिसको कहा जाता है अंबूर की लड़ाई। कौन सी लड़ाई, अंबूर की लड़ाई। इसमें अनवरुद्दीन की क्या हो जाती है, मृत्यु, और उसका बेटा जो है मोहम्मद अली वो त्रिचिनापल्ली भाग जाता है। देखो ये अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली ये कहाँ भाग जाता है, त्रिचिनापल्ली भाग जाता है, और यह है मोहम्मद अली। देखो अब अंग्रेज जो है वो कर्नाटक में मोहम्मद अली और हैदराबाद में नासिर जंग की सहायता करते हैं क्योंकि अनवरुद्दीन तो मर चुका है। तो अनवरुद्दीन के बाद उसका बेटा कौन है, मोहम्मद अली। तो कर्नाटक में तो मोहम्मद अली को राजा बनाना चाहते हैं और हैदराबाद में नासिर जंग को राजा बनाना चाहते हैं। अब क्या हुआ भैया,
परंतु युद्ध में फ्रांसीसी द्वारा नासिर जंग को वापस मार दिया जाता है। तो भैया कर्नाटक में अनवरुद्दीन को मार दिया इनने और हैदराबाद में नासिर जंग को मार दिया, और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को कर्नाटक का नया राजा बना दिया। क्लियर है इतनी बातें, आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब क्या हुआ भैया, आगे देखो। ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, कहाँ लिखा, फ्रांसीसी द्वारा मुजफ्फर को कर्नाटक का, मुजफ्फर नहीं है ये हैदराबाद आएगा, है ना बेटा, काय का, हैदराबाद का नवाब बना दिया गया। ठीक है, यही बात समझ में? चले आगे चलते हैं। अब डुप्ले ने अपने सेनापति बुस्सी को भी भेजता है और बोलता है कि कर्नाटक जाकर मुजफ्फर जंग को राजा बना दो, और अगर वो नखरे करे तो उसको मार डालो, मतलब वो अपने कहने पर नहीं चले। तो क्या होता, बुस्सी जो है मुजफ्फर जंग को भैया अल्लाह को प्यारा कर देता है और कर्नाटक का नया नवाब किसको बना देता है, सनावत जंग। सनावत जंग अभी हाल मैंने बताया उसका दूसरा बेटा। अब कर्नाटक एवं हैदराबाद दोनों पर जो है वो डुप्ले का कब्जा हो गया। क्लियर है? तो कर्नाटक और दोनों हैदराबाद पर, दोनों पर किसका कब्जा हुआ है, डुप्ले का हो गया। उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जो है वो है सैंडर्स, परंतु इसका क्लर्क था एक जिसका नाम था क्लाइव। ये बहुत खतरनाक प्राणी था, बहुत डेंजरस था। क्लाइव बेटा समझदार बहुत व्यक्ति था। तो क्लाइव ने सैंडर्स को सुझाव दिया कि चंदा साहब जो है वो, चंदा साहब कहाँ बैठे हैं, तो चंदा साहब बैठे हैं मेरा बेटा आप लोग के कर्नाटक में। तो चंदा साहब क्या कर रहे थे, वो अनवरुद्दीन के बेटा मोहम्मद अली से युद्ध करने में त्रिचिनापल्ली में व्यस्त थे, क्योंकि जब अनवरुद्दीन की मृत्यु हुई तो उसका अनवरुद्दीन का बेटा जो मोहम्मद अली है वो कहाँ पक गया था, त्रिचिनापल्ली। तो जो चंदा साहब है ये त्रिचिनापल्ली में मोहम्मद अली को मारने की प्लानिंग बना रहे थे। तो इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, क्लाइव ने बोला किससे, सैंडर्स से, बोले अपन एक काम करते हैं, कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर हमला कर देते हैं। इस बात से सैंडर्स बहुत खुश हो गया और क्लाइव से बोले जाओ तुम ही कब्जा करके आओ। अब भैया क्लाइव को ये अपना सेनापति भी बना लेता है और क्लाइव जो है वो 56 दिनों तक बेटा भूखा प्यासा युद्ध में डटा रहता है। ठीक, अब क्या हुआ, चंदा साहब जो है वो त्रिचिनापल्ली से आरकाट आते हैं और युद्ध में पराजित हो जाते हैं, और युद्ध में पराजित होने के बाद तंजौर के राजा द्वारा इनको मार दिया जाता है। अब कर्नाटक का नया नवाब कौन बनाया जाता है, तो अनवरुद्दीन का बेटा कौन है, मोहम्मद अली। क्लियर है? तो कर्नाटक पर अंग्रेजों का जो है अधिकार हो गया। ठीक है, और कर्नाटक का नया राजा किसको बना दिया, तो अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को। किन्होंने, अंग्रेजों ने। ठीक है, सारी कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक, चले आगे। अब कर्नाटक में मोहम्मद अली है अंग्रेजों के संरक्षण में, और हैदराबाद में सनावत जंग है जो फ्रांसीसी के नियंत्रण में है। क्लियर है इतनी बात है? ठीक, अब क्या होता है, फ्रांसीसी जो है वो कंपनी जो है वो धीरे धीरे घाटे में चली जाती है। तो डुप्ले की एक खराब नीति होती है उसमें, क्योंकि डुप्ले जो है ये युद्ध चाहता था और एक दूसरों को लड़ा भिड़ा देता था, और युद्ध में इसने बहुत पैसे खराब कर दिए थे, या किसी को रिश्वत दे देता था ये, है ना, युद्ध करने के लिए। तो फ्रांसीसियों को खजाना खाली हो गया। तो भैया डुप्ले को जो है उसको वापस बुला लिया फ्रांस, और नया गवर्नर किसको बना दिया गया, गोडेहू को बनाया गया। क्लियर है? गोडेहू को भेजा, बोले आप फ्रांसीसी गवर्नर हो और आप जाओ भारत में। अब इनके बीच एक संधि होती है जिसको कहा जाता है पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होती है, जिसमें दोनों कंपनी अपने विजित क्षेत्र जो है उनको मिल जाते हैं, और फ्रांसीसी ने अब आगे से भारत के लोगों के बीच हस्तक्षेप ना करने की बात कही। फ्रांसीसी ने बोला कि आज के बाद जो है हम भारत के लोगों के किसी भी कार्य के बीच टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है, ना हस्तक्षेप करेंगे। क्लियर है इतनी बातें? तो ये थे कर्नाटक के 2 युद्ध। अब तीसरा युद्ध स्टार्ट करते हैं। ठीक, बिल्कुल इतिहास को बेटा कहानी की तरह पढ़ना है ताकि हमेशा के लिए याद रहे। ठीक, चल तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था ये 1756 से 1763 था। इसे ही कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। अब देखो सप्तवर्षीय युद्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 7 वर्ष चला था। देखो 1756 से 1763 कितने सालों का गैप है, 7 सालों का गैप है ना, तो इसलिए इसको कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। अब इसके पीछे की कहानी क्या थी, देखो समझो। यूरोप में जर्मनी और ऑस्ट्रिया का युद्ध चल रहा था। किसका, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का, जिसमें जर्मनी का साथ तो किसने दिया, अंग्रेजों ने, और ऑस्ट्रिया का साथ किसने दिया, तो फ्रांसीसियों ने दे रहे थे। ठीक है, चलो आगे समझो। अब क्या हुआ, इन्हीं कारणों से यह दोनों भारत में लड़ते रहे, और वांडीवास के युद्ध, वांडीवास का युद्ध होता है भैया कब, 1760 में ही आगे पढ़ेंगे अभी पर। तो वांडीवास के युद्ध से निश्चित हो गया कि भारत में राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों की स्थापित हुई, कि भैया भारत के कर्ता धर्ता कौन रहेंगे, अब अंग्रेज। कि पूरी यूरोपीय कंपनियों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन बन गए, तो अंग्रेज बन गए। अब देखो आगे समझो। 1758 में फ्रांसीसी द्वारा गवर्नर बनाकर काउंट डी लाली को भारत भेजा जाता है। तो 1758 में फ्रांसीसी लोग जो है वो किसको गवर्नर बनाकर भेजते हैं, तो काउंट डी लाली को। और यह क्या करता है, यह पांडिचेरी स्थित फोर्ट सेंट डेविड जीत लेता है, जिस पर किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। आगे यह मद्रास और तंजौर पर भी हमला करता है, परंतु यह असफल हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि 1757 में ही आपको ध्यान आगे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को प्लासी का युद्ध। तो 1757 में ही भैया एक युद्ध होता है जिसको कहा जाता है प्लासी का युद्ध, और अंग्रेज प्लासी के युद्ध में जीत गए थे और उनको बहुत ज़्यादा धन की जो है मतलब प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो अंग्रेज फ्रांसीसी से पांडिचेरी और माहे और कराईकल जो है वो छीन लेते हैं। तो अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों से एक तो पांडिचेरी भी छीन लेते हैं, एक माहे भी छीन लेते हैं और एक कराईकल भी छीन लेते हैं। क्लियर है इतनी बात है? ये माहे और कराईकल छोटे छोटे द्वीप है, आप लोग भारत का मैप देखना मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो अब इनके बीच एक युद्ध होता है जिसको कहा जाता है वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फ्रांसीसी जो है वो वांडीवास के युद्ध से ही पूर्ण रूप से जो है वो अंग्रेजों से हार जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रांसीसी क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। अब इन दोनों के बीच 1763 में एक संधि होती है जिसको कहा जाता है पेरिस की संधि। अब पेरिस की संधि क्या थी तो इसको समझो। इसके तहत फ्रांसीसियों को कहा गया कि वो भारत में अपनी कोई सेना नहीं रखेंगे, और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हो गया। बंगाल पर किसका शासन हो गया? अंग्रेजों का। और बंगाल में जो चंद्रनगर जो था जो फ्रांसीसियों का था उस पर भी अंग्रेजों का शासन हो गया। ठीक है, तो बंगाल पर किनका शासन हो गया? अंग्रेजों का। और बंगाल में जो जगह थी चंद्रनगर उस पर भी अंग्रेजों का शासन हो गया। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, चलो आगे लेके चलते हैं। अब भैया माहे और कराईकल ये पांडिचेरी में है, पांडिचेरी के साथ। तो माहे और कराईकल जो है ये फ्रांसीसियों को एक ही शर्त पर दिए गए कि आपको सेना नहीं लगाना है, एक मात्र और मात्र केवल आपको क्या करना है? यहाँ से व्यापार करना है। क्लियर है इतनी बातें? तो इस तरह से पूर्ण रूप से फ्रांसीसियों को 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने हरा दिया था। क्लियर इतनी बातें? तो ये मैं आप लोगों को तीनों के तीनों कर्नाटक युद्ध बिल्कुल विस्तार से समझा चुका हूँ। ये सारी की सारी आप लोगों को पीडीएफ जो है ये पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। अगर आप लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो तो आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे और कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को वीडियो की लिंक शेयर करें, है ना। ये जो आधुनिक भारत है हमारे बेटा, हमारे द्वारा आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बेटा सारी की सारी क्लासेस हम फ्री देंगे, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग इत्मीनान बनाए रखिए, आप लोगों को सारे के सारे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।